Hello everyone, myself is Dr. Kuldeep Singh and I will discuss with you social science. The book is History of Class 10th and chapter is 2, that is Nationalism in India or भारत में राष्ट्रवाद. This is for part 3 of this chapter and in this chapter we will discuss many things one by one. What are the objectives of this PPT? अथवा इस PPT के उद्देश्य क्या हैं? इस PPT के उद्देश्य निम्नलिखित हैं. नंबर 1, इस PPT के माध्यम से हम NCM अर्थात नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वापसी के कारण सीखेंगे. दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि और कारणों के बारे में समझेंगे और इसमें महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी उसे विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे. इस पीपीटी में हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि सीडीएम एनसीएम से कैसे भिन्न था. सीडीएम का मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से कैसे अलग था, इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे. इसके अतिरिक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक चाप मार्च, जिसको हम साल्ट मार्च के नाम से जानते हैं, और स्वराज के विभिन्न अर्थों को भी समझने का प्रयास करेंगे. ठीक उसी तरह से जैसे हमने एनसीएम मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ये समझने की कोशिश की कि वहाँ उस दौरान भी स्वतंत्रता के या स्वराज के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ थे. इस पीपीटी के माध्यम से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमा को भी समझने का प्रयास करेंगे और विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच और सामूहिकता की भावना के प्रसार के लिए जिम्मेदार कारकों को भी समझने का प्रयास करेंगे. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पीपीटी आर लर्निंग कॉजेज ऑफ विड्रॉल ऑफ एनसीएम, अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड or causes of civil disobedience movement and role of Mahatma Gandhi, understanding how was CDM different from NCM, understanding Salt March and different meanings of Swaraj during CDM, understanding the limits of CDM, and understanding the factors responsible for spread of the feeling of collective belonging among different groups of people. Let's discuss the background or causes of civil disobedience movement. सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि और कारणों की पड़ताल करते हैं. सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था. यह आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या हिंदी में कहें तो असहयोग आंदोलन के बाद चलाया गया था और इस आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने ही किया था. इस आंदोलन की अपना एक महत्व है क्योंकि इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के ऊपर कई प्रभाव छोड़े और ब्रिटिश सरकार को महात्मा गांधी के साथ एक समझौता करना पड़ा, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं. तो आइए इस आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं कि आंदोलन से पहले या आंदोलन के समय क्या हालात थे, क्या परिस्थितियां थी, क्यों महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा जबकि कुछ समय पहले ही असहयोग आंदोलन चलाया गया था. तो जैसे कि
आप लोग जानते हैं कि उस समय देश के अंदर जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन जब अपने शिखर पर था, तो तभी वहाँ अचानक एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हिंसात्मक रुख इस आंदोलन का हो जाता है और सरकार भी बर्बर हो जाती है और आंदोलन को कुचलने का प्रयास करती है। तभी फिर गांधी जी उस आंदोलन को वापस लेने का फैसला करते हैं और ये घटना थी चौरी चौरा इंसिडेंस, चौरी चौरा की घटना जो फरवरी 1922 में हुई थी। चौरा चौरी की घटना क्या थी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, या चौरी चौरा घटना पर एक नोट लिखिए। इस तरह के प्रश्न आते हैं चौरी चौरा से संबंधित। चौरी चौरा कहाँ पर है? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्थान है जहाँ पर असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया था और आंदोलनकारियों ने, सत्याग्रहियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था और उस पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना में कई सारे पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी जलकर के मर गए थे। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपना आपा खो दिया और उसने बर्बर रुख अख्तियार कर लिया। उसने बर्बरता का परिचय दिया और आंदोलन को कुचलना शुरू कर दिया। सत्याग्रहियों की धरपकड़, उनको गिरफ्तार करना, उन पर लाठियां बरसाना, गोलियां चलाना, ये आम बात हो गई। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया, बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए। इस घटना से क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कर लिया। तो ये एक पृष्ठभूमि जो हम जिस चर्चा कर रहे हैं वो असहयोग आंदोलन के समय की कुछ घटनाएं हैं जो पृष्ठभूमि बनती हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इसके साथ ही उस समय भारत सरकार अधिनियम 1919 पास हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इसको भारत के लिए पास किया था और इस 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में परिषद चुनाव, काउंसिल इलेक्शंस होने थे, प्रांतों के चुनाव होने थे। अब इस प्रांतों के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता भाग लेना चाहते थे, कुछ नेता इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि कुछ का मानना था कि हमें सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, हमें सरकार के सभी गतिविधियों का बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार का एक दौर चला भी था उस समय जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। लेकिन उसी समय एक घटना और घटती है और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ नेताओं ने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। स्वराज पार्टी was constituted by C.R. Das, Shatrunjan Das and Motilal Nehru in 1923 और वो चुनाव में भाग लेने का फैसला करते हैं। उन्होंने कहा हम चुनाव में भाग लेंगे। इसके साथ ही एक और घटना वहाँ घटती है जो कि वर्ल्ड वाइड एक इंसिडेंट थी, इंसिडेंट कह सकते हैं, फिनोमेना भी हम कह सकते हैं, बहुत बड़ी घटना थी। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन और क्राइसिस दैट केम इन 1929 and 30। दुनिया भर में आर्थिक महामंदी या आर्थिक महासंकट देखने को मिला। ये 1929-1930 के समय की बात है। 1929-1930 में
पूरी दुनिया में एक आर्थिक महामंदी छा गई। खास तौर से अमेरिका पर इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ा। अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था धाराशाही हो गई, तहस नहस हो गई। इसका असर दुनिया भर के देशों पर पड़ा और भारत भी इसके प्रभावों से बच नहीं सका। भारत पर भी इसके प्रभाव पड़े। इस डिप्रेशन के, इस क्राइसिस के प्रभाव क्या थे, ये एक अलग प्रश्न आता है, तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करनी जरूरी है। इस क्राइसिस की वजह से खास तौर से अमेरिका में एक अलग टॉपिक है, ये दूसरे किसी चैप्टर में है, वहाँ भी इसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा कि अमेरिका में एक आर्थिक जो तंत्र था वो तबाह हो गया। व्यापार, उद्योग धंधे सब बंद पड़ गए। वहाँ की बैंकें बंद हो गईं, बहुत सारी बैंकें जो है दिवालिया हो गईं, बर्बाद हो गईं और वहाँ पर लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। महामंदी छा गई। मैं बताऊंगा कि अमेरिका में एक आर्थिक जो तंत्र था वो तबाह हो गया। व्यापार, उद्योग धंधे सब बंद पड़ गए। वहाँ की बैंकें बंद हो गईं, बहुत सारी बैंकें जो है दिवालिया हो गईं, बर्बाद हो गईं और वहाँ पर लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। महामंदी छा गई, वस्तुओं के दाम गिर गए, मुद्रा का जो दाम था वो भी गिर गया। तो इस तरह से अमेरिका की इस दुर्दशा का असर विश्व के दूसरे देशों पर भी पड़ा और भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। भारत में भी कई तरह से इसके असर देखने को मिले और खास तौर से लगभग वही असर थे जो दूसरे देशों पर थे, लेकिन वो असर उतने व्यापक नहीं थे जितने कि दूसरे देशों पर इसके असर थे। इसके साथ ही साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है ब्रिटेन में। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक साइमन कमीशन का गठन किया जाता है और वो फिर भारत आता है। 1928 में उसकी भारत यात्रा होती है। अलग अलग प्रश्न आते हैं एक नंबर के कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। 1927 में हुआ था, 1927 में। और वो भारत कब आया, तो उसका उत्तर अलग है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसके पर्पस क्या थे और इसका विरोध क्यों हुआ, ये भी इसी पीपीटी के अंदर बहुत सारे प्रश्न छिपे हुए हैं। इसी बैकग्राउंड में कई सारे प्रश्न हैं। वन वर्ड, वन लाइनर, वेरी शॉर्ट। तो साइमन कमीशन का जो उद्देश्य था वो था कि भारत के अंदर यह जाकर के देखना कि वहां पर संवैधानिक व्यवस्था कैसे काम कर रही है। हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज फंक्शनिंग इन इंडिया। टू सी इट, साइमन कमीशन visited India in 1928। लेकिन और उसके साथ साथ ही भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए और कैसे एक अच्छी व्यवस्था बनाई जाए और क्या सुधार किए जाएं, उन सुधारों को भी सजेस्ट करने के लिए इस कमीशन को कहा गया था। ठीक है। साइमन कमीशन का जो पहला काम था, the first function or the purpose of Simon Commission was to see the functioning of constitutional system in India, number two, to suggest some reforms if possible। ठीक है। दूसरा क्या था इसका विरोध फिर क्यों हुआ, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ। जैसे ही साइमन कमीशन भारत में आया तो भारत में खास तौर से जो नॉर्दर्न इंडिया था, लाहौर, पंजाब, यहाँ इसका जबरदस्त बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और
साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। क्या कारण था? इसका विरोध क्यों हुआ? कुछ तो कारण रहे होंगे। पहला बड़ा कारण था कि साइमन कमीशन पूरी तरह से एक ब्रिटिश कमीशन था और इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसका पहला कारण, भारत के लीडर्स ने, भारत के नेताओं ने यह बताया और ये कहा कि कैसे ये इस कमीशन हमारी समस्याओं को समझेगा जब इसमें कोई हमारा व्यक्ति ही नहीं है। तो इसलिए इसका विरोध हुआ बड़े पैमाने पर। साथ ही साथ इस कमीशन का एक और भी विरोध होने का कारण और भी था कि इसने कोई बहुत ज़्यादा, ये एक ऑनेस्ट कमीशन नहीं दिखाई दे रहा था उस समय कि बहुत ईमानदारी के साथ ये काम करेगा और इससे भारत का या भारत के लोगों का कुछ भला होगा, कल्याण होगा। इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध की जो ध्वजा या पताका जिसने थामी हुई थी या इसके विरोध का जो झंडा जो बुलंद कर रहा था, वो था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय was leading the protest against Simon Commission at Lahore, where he clashed with the police and police lathi charged Lala Lajpat Rai and other सत्याग्रहीज। लाला लाजपत राय और दूसरे सत्याग्रहियों के ऊपर पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई और लाला लाजपत राय को लहूलुहान कर दिया, उसे घायल कर दिया। लेकिन और उसके कुछ समय बाद फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। लेकिन मरने से पहले लाला लाजपत राय कह के गए थे कि मेरे जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में कील का काम करेगी। ये बात लाला लाजपत राय की कह गई और ये कई जगह कोटेशंस उनकी रिपीट होती है और बताई जाती है, डिस्कस की जाती है। तो साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध हुआ और जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई। फिर महात्मा गांधी के साथ लॉर्ड इरविन ने बातचीत करने के लिए बुलावा भेजा। पहले तो लॉर्ड इरविन एक घोषणा करते हैं 1929 में। Lord Irwin made an announcement that we are going to give dominion status to India in unspecified future। देखो, कोई unspecified future था, निकट भविष्य में। भविष्य कब है, कौन सा है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, कब डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। बस घोषणा कर दी कि बहुत जल्दी भारत को ब्रिटिश सरकार डोमिनियन स्टेटस देने जा रही है। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, ये भी एक अपने आप में प्रश्न है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है एक अधीनस्थ राज्य होता है ये, कि सरकार तो चलाएंगे देश के लोग, लेकिन वह सरकार साम्राज्य के अधीन होगी। ब्रिटिश जो एम्परर है, जो ब्रिटिश, उसके अधीन होगी। अंतिम जो सत्ता होगी वो साम्राज्य के पास होगी। लेकिन यहाँ के जो शासन में जो पदाधिकारी होंगे वो भारतीय होंगे। चलो ठीक है, ये भी एक अच्छा कदम था। भारतीय इससे भी संतुष्ट हो सकते थे और उनको इसे स्वीकार उस समय शायद करना भी पड़ जाता। एक अच्छी अनाउंसमेंट थी, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, बट देयर वाज नो फ्यूचर, स्पेसिफाइड फ्यूचर नहीं था कि कब ऐसा होगा। उसके साथ ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करने की भी घोषणा की जाती है। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी? इसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं।
3 गोलमेज सम्मेलन हुई हैं, जैसा कि हम जानते हैं। ये भी प्रश्न आता है एक नंबर का कि भाई कितने गोलमेज सम्मेलन हुई, 3 हुई हैं, कब कब हुई हैं? 1930, 31, 32, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 1930, 1931, 1932। तो अब इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी घोषणा हो गई, डोमिनियन स्टेटस की भी घोषणा हो गई, लेकिन भारतीय नेता या इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसके लीडर्स इससे संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा संगठनात्मक परिवर्तन भी आ गया था कि नाउ कांग्रेस वाज इन द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, यू कैन से रेडिकल लीडर्स के नेतृत्व में थी ये। अब मॉडरेट्स या जो इसमें जो उदारवादी थे, है ना, उनका असर इस कांग्रेस के ऊपर से अब लगभग खत्म हो गया था या बहुत कम हो गया था और पूरी तरह से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने कांग्रेस में एक बहुत बड़ा स्थान हासिल कर लिया था और 1929 तक आते आते कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन भी हो जाता है और जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं। तभी कांग्रेस पार्टी का लाहौर सेशन होता है। लाहौर में इस पार्टी की एक बैठक होती है, कांग्रेस पार्टी की। उस बैठक में कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है और डिमांड बहुत बड़ी थी। डिमांड क्या थी? डिमांड थी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, पूर्ण स्वराज, कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, वी वांट फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, एंड इट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930 एज इंडिपेंडेंस डे। आप स्वतंत्रता चाहे दें या ना दें, लेकिन हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं और 26 जनवरी 1930 को हम पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ये भी घोषणा कर दी गई। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था ये। अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ Jawaharlal Nehru, Congress held a session at Lahore in 1929 and it demanded for full independence and also declared to celebrate 26 January 1930 as Independence Day. मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का लाहौर में 1929 में एक अधिवेशन होता है, एक बैठक होती है और उस बैठक में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है और साथ ही 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी जाती है। तो दिस वाज ए वेरी बिग डेवलपमेंट बिफोर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम चर्चा करेंगे नमक मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब नमक मार्च के साथ, नमक मार्च होता है जिसको साल्ट मार्च कहते हैं। नमक बनाने के लिए एक यात्रा शुरू की जाती है और वो यात्रा जब समाप्त होती है तो वहाँ पर नमक बनाया जाता है और नमक बनाने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो ये सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि हमने पीछे देखा कि अब एक तरह से माहौल पूरी तरह से बन चुका था कि फिर से एक आंदोलन चलाया जाए देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो गई थी और कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी कर दी थी। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की घोषणा भी कर दी थी। तो गांधी जी ने अब देखा कि भाई अब इस आंदोलन को
और बड़े पैमाने पर चलाया जाना चाहिए। और यदि हम इसमें सफल हो गए तो फिर वो दिन दूर नहीं, जब देश आजाद हो जाएगा, देश में स्वराज आ जाएगा। लेकिन गांधी जी कुछ ऐसी चीज की तलाश कर रहे थे कि कैसे पूरे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा जाए। लगाऊंगा हाउ टू यूनाइट पीपल, इंडियन पीपल, भारत के लोगों को कैसे एक सूत्र में बांधें, वो कुछ ऐसी तलाश में थे। तभी उन्हें महसूस हुआ, उन्होंने पाया कि नमक एक ऐसी चीज है जो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकती है, क्योंकि साल्ट इज द थिंग ऑफ कॉमन यूज, सभी यूज करते हैं इसको, चाहे वो अमीर है या गरीब है, कोई भी किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी क्षेत्र में रहता है, नमक तो सभी यूज करते हैं। तो नमक उस समय एक बड़ी समस्या थी, नमक अपने आप में एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि नमक बनाने पर ब्रिटिश सरकार का ही एकाधिकार था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मेक साल्ट, टू प्रोड्यूस साल्ट, साल्ट का उत्पादन करना या साल्ट को बनाना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही एकाधिकार में था। वही नमक बनाती थी, उसी की जो एजेंसियां थी, उसी की जो कंपनियां थी, वही नमक बनाती थी। और ये नमक बहुत महंगा होता था, इसके ऊपर टैक्स था, बहुत भारी टैक्स था नमक के ऊपर। तो लोगों को, महात्मा गांधी जी को लगा कि इस नमक के प्रतीक से ही, इस नमक के जरिए ही हम पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधेंगे। तो उन्होंने नमक सत्याग्रह कह लीजिए या नमक यात्रा शुरू कर दी। गांधी जी ने सबसे पहले तो एक लेटर देते हैं गवर्नमेंट को, लॉर्ड इरविन को। उस वक्त लॉर्ड इरविन वायसराय हुआ करते थे भारत के, और उस वायसराय को ये उन्होंने पत्र दिया 31 जनवरी 1930 को। और उस पत्र के अंदर 11 मांगे शामिल थीं, और उन 11 मांगों में से कई मांगे सामान्य थी और कई मांगे विशिष्ट थी। और उन विशिष्ट मांगों में से एक मांग थी नमक कर का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। गांधी जी ने अपने आप ही ऐसे ही यूं ही उठकर नहीं चल दिया आंदोलन करने के लिए, उन्होंने एक पहले उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार की कि ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भी ये मौका ना रहे कि भाई आपने किस तरह से आप अराजकता फैला देते हो, आंदोलन करते रहते हो, लोगों को भड़काते रहते हो। उन्होंने एक पहले अपने डेमोक्रेटिक तरीके से एक लेटर लिखा, और उस लेटर के अंदर 11 मांगे थी, और उन 11 मांगों में से एक मांग थी नमक कर का उन्मूलन। तो महात्मा गांधी रॉट ए लेटर ऑन 31 जनवरी 1930 to Viceroy Lord Irwin that included 11 demands, out of which some were general and some were specific. And the most important demand was abolition of salt tax. इसके साथ ही महात्मा गांधी gave an ultimatum to the government to fulfill demand by 11 मार्च 1930। उन्होंने कहा कि या तो आप 11 मार्च तक ये मांगे पूरी कर दो, 11 मार्च 1930 तक ये मांगे पूरी करो, अन्यथा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहें। फिर हमारे पास हमारी मजबूरी होगी कि हम आपके विरुद्ध एक आंदोलन चलाएं, और इस बार जो आंदोलन होगा वो अपने आप में अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, अभूतपूर्व होगा। वो पहले हमने ऐसा आंदोलन नहीं चलाया जो इस बार चलाएंगे। तो अल्टीमेटम दिया गवर्नमेंट को। गांधी जी
जब सरकार कुछ नहीं कर पाई, सरकार ने उस अल्टीमेटम को बहुत हल्के में लिया, सीरियसली नहीं लिया, किसी भी मांग को पूरा नहीं किया, गांधी जी से कोई बातचीत भी नहीं की, बुलावा भी नहीं भेजा, तो फिर गांधी जी ने साल्ट और Thank you for watching this PPT video. If this video has helped you to understand the National Freedom Movement, please like it and share it. Thank you once again.